हेलो एवरीवन, देखिए अब रेगुलर पॉलीगन के बारे में हमें यहाँ क्यों पढ़ना है। देखो, कईयों को आपको पता भी होगा कि क्या है रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने अभी पढ़ा लास्ट वीडियो में फोर्स एज अ वेक्टर। तो जब आपके पास पॉलीगन गिवन होंगे, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर पर चार्ज रखा है क्यू। अब इस सेंटर पर आपको इस कॉर्नर की वजह से फोर्स बतानी है, इस कॉर्नर की वजह से फोर्स बतानी है, या इस कॉर्नर की वजह से फोर्स बतानी है, या फिर इस कॉर्नर की वजह से फोर्स बतानी है। तो मान लो ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में फोर्स बतानी है, मतलब इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रही है वो बतानी है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिएगा। तो ये जो वर्टेक्स होते हैं, जैसे ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी, मतलब कि जो कॉर्नर्स हैं, है ना, कॉर्नर से सेंटर के डिस्टेंस आपको निकालने हैं, ठीक है। इसलिए हमें रेगुलर पॉलीगन को पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात कि हमें क्यों पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेक्टर एडिशन की। देखो, वेक्टर एडिशन वैसे तो मैंने आपको बताया ही है जब क्लास 11th की आपने वीडियोस देखी होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर है आपके पास जिसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जैसे मान लो ये है ए वेक्टर और ये है आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर कहीं बनेगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही, ठीक है। और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये पता है आपको, ठीक है। अब मान लो दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वल है, ठीक है। तब क्या होगा अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं इसको मान लेता हूँ, ये ए वेक्टर ये इक्वल टू बी वेक्टर है, ठीक है। इनकी वैल्यू एफ मान लेता हूँ। मान लो दो फोर्सेज ही हैं, ठीक है, एक को ए वेक्टर मानना, एक को बी वेक्टर, दोनों की वैल्यू एफ है। तो देखो ज़रा यहाँ पर ये एफ, ये भी एफ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इन दोनों का रिजल्टेंट अब कहाँ होगा, देखो पहली तो बात है ये एंगल थीटा पे है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं वेक्टर्स, तो जिनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है उस केस में हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा बिल्कुल एंगल के बाइसेक्ट करके जाएगा, मतलब कि ये जो एंगल बनाएगा इससे ये कितना बनाएगा, थीटा/2। मान लो टोटल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट जाएगा। और अगर आपको याद है क्लास 11th वाली वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया था इसमें जहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम होता है वहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है आपके पास वो बन जाएगा 2f cos थीटा/2। इसका प्रूफ भी करवाया था मैंने आपको, याद है आपको, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हो आप एट एंगल बाइसेक्टर पे होगा, ठीक है। 2f cos थीटा/2 देखो आया ये यहीं से ही है। देखो मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको, देखो सिंपल है कहानी। देखो वैसे आप क्या लिखते हैं इसको, f का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एफ ए भी है ना, क्योंकि 2f तो f स्क्वायर ही बन जाता है ये, और ये बन जाता कोस थीटा, यही होता। अब यहाँ से आपको पता है कहानी 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर कोस थीटा, और यहाँ से 2f स्क्वायर जब आप कॉमन लेते तो बचता 1 प्लस में कोस थीटा, ठीक है, अंडर रूट में। और 1 प्लस जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है बता दो जल्दी से, क्या होती है वैल्यू, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये बात हम, 2f स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ से देखो 2 2 द 4 का रूट 2 बनेगा, f स्क्वायर का रूट f बन जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा/2 का रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये कोस थीटा/2 बनेगा। तो ये यहाँ से आया आपके पास फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, मैग्नीट्यूड कैसे है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम डायरेक्ट उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। ये तो थी कहानी वेक्टर एडिशन की, जो कि आपको पता होनी चाहिए ये। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो समझ में आ गई होगी बात कर लेते हैं अब हम रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन में हम पहला केस जो लेते हैं वो ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो सिंपल सी कहानी है, वैसे तो आपको पता ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है आपके पास, बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो एंगल्स होते हैं ये कितने डिग्री पे होते हैं, 60 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, अंदर के। और ये सारी साइड्स भी क्या होती हैं, सब इक्वल होती हैं। तो ये मान लो r, ये मान लो r, ये मान लो r, ठीक है। अब मेन कहानी जो आती है कि इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस हैं ये वाले, ठीक है, ये कितने होंगे, ठीक है। तो ये मैंने मान लो x मान लिया, तो इसकी वैल्यू अब हम निकालते हैं। देखो ज़रा, देखो जी सिंपल सी कहानी है, ये x हमें निकालना है। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये ऑब्वियस बात है, ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो एक निकाल लो यहाँ से। मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कितना बन गया हमारे पास 90, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये 60 के बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो ये कितना बनेगा आपके पास 30 बनेगा, ठीक है। ये वैसे भी आप समझ लो, इधर भी r इधर भी r, एंगल 60 है तो इसके बिल्कुल मिड से ही जाएगी ये चीज़, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ऑब्वियस बात है, इसके सेंटर पे हमें वर्टेक्स से डिस्टेंस डालने हैं तो ये बिल्कुल इसके बाइसेक्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचो ज़रा। ये ट्रायंगल है हमारे पास एक, ठीक है, इसमें सोचो ये एंगल हो गया,
और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और एंगल के सामने वाली हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इस हाइपोटेन्यूज की। और गिवन क्या है हमारे पास, ये टोटल अगर r है और ये परपेंडिकुलर आपने यहाँ से डाला है इसके सेंटर से, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी r/2 इतनी, यहाँ से यहाँ होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें बेस और हाइपोटेन्यूज की कहानी कोस थीटा में बनती है। कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है। तो कोस 30 इज इक्वल टू में बेस कितना है इसके अंदर हमारे पास r/2 एंड हाइपोटेन्यूज इज x। तो कोस 30 की जो वैल्यू होती है आपके पास कितनी होती है, रूट में 3/2 और ये r 2x इधर जाएगा। ठीक है, और ये r/√3, r के नीचे ये √3 आ गया और ये वाला 2 तो यहीं है ही। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो x कितना आ गया आपके पास, r/√3। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया, ये जो कि हमें मेनली चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके मान लो क्वेश्चन होगा इस कॉर्नर पे कोई चार्ज है, इस कॉर्नर पे कोई चार्ज है, इस कॉर्नर पे कोई चार्ज है और इसके सेंटर पे आपको फोर्स बतानी है। तो सेंटर पे फोर्स जो निकलेगी पहले इस चार्ज की वजह से निकलेगी, तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड में ऑब्वियस ही बात है नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये चाहिएगा डिस्टेंस। सेम यहाँ पर भी ये डिस्टेंस चाहिएगा, ये डिस्टेंस चाहिएगा। तो समझ रहे होंगे बात को कि हमें ये डिस्टेंस क्यों निकाला हमने ये। ठीक है, अब कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि ये वाले जो एंगल हैं ये कितने हैं बताओ, 120 का है। क्यों, क्योंकि ये टोटल 360 का होगा। तो ये भी कितना है 120 और ये वाला भी कितना है 120। अगर ये 120 है तो ये वाला हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर डाला, तो ये इतने वाला एंगल कितना बन गया होगा 60। तो अगर ये एंगल 60 ले लो आप और ये 90 ले लो, तो ये वाले ट्रायंगल में आप साइन से भी इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो अगर ये हमारे पास ट्रायंगल हमने कंसीडर किया और एंगल ये वाला 60 माना, तो एंगल के सामने वाला क्या बन गया हमारे पास, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो अब ये परपेंडिकुलर है जो हमारे पास है ऑलरेडी, और ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज अगर हमें करना है तो हमें चाहिए वैल्यू साइन में। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, साइन 60 भी कितना होता है, √3/2, परपेंडिकुलर है इसमें r/2 और हाइपोटेन्यूज है x। 2 से 2 काट दो और r की वैल्यू x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x इधर जाएगा, r इधर है ही, √3 नीचे आ जाएगा। तो सेम आएगी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल सेम है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। कोस से निकालनी है तो ये वाला एंगल ले लो, साइन से निकालनी है तो ये वाला एंगल। ये सिर्फ मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ वैसे ही, ठीक है ना, करके नहीं देखना है, ये याद ही रखने हैं आपको, ठीक है, पेपर के लिए। तो यहाँ पर ये मैं और करके डाल देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, सिर्फ सॉल्व करना बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए। आ रही है बात, क्लियर हो रही है, बताओ, समझ गए ना। ठीक है, तो याद रखना इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है जिसमें सभी साइड्स इक्वल हैं, उसके सेंटर से वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस बनेगा सेंटर से वो कितना बनेगा, r/√3, एंड r क्या है इसमें, साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है, हो गई बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे, स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर आप सभी को पता है कैसे बनता है, ये एक स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। ये मान लो इसका सेंटर है, ठीक है। अब हमें पता है, मान लो इसके अंदर ये जो साइड्स दी हुई हैं ये सब इक्वल होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है। तो सभी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, ठीक। स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, ठीक, क्लियर। ये सब रेगुलर में ही आते हैं पॉलीगन में, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल जिसकी होती हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन ही होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तभी हमने ये इक्विलेटर ट्रायंगल की कहानी बताई इसमें और स्क्वायर की बता रहे हैं। अब देखो ज़रा इसके अंदर हम कैसे निकाल लेंगे। आपको पता है ये जो स्क्वायर है इसमें ये जो डायगनल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे, ये वाले डायगनल्स इक्वल ही होंगे या नहीं होंगे, बताओ। अब अगर मैं यहाँ पर, अगर मान लो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ का, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ, उसका हाफ़ कर दूँ तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, बिकॉज जो डायगनल्स होते हैं स्क्वायर के बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो इधर से जो डायगनल आएगा वो इसको बिल्कुल बीचों बीच से कट करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो ये होगा इसके बीच मतलब सेंटर से वो हाफ ही होगा। तो ये मैं निकाल सकता हूँ किससे, मान लो ये 90 डिग्री है अगर, ठीक है, तो इसके सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया, क्या माने इसको, इस वाले को, ठीक है, मान लो इसको मैंने C मान लिया, ठीक है, C मान लिया ये पूरे को। तो इस वाले ट्रायंगल में लगाओ जरा पाइथागोरस, C का स्क्वायर इज इक्वल टू में L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, एंड C इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विच इज़ 2L स्क्वायर, और L स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे तो L स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो L रहेगा सिंपल, और ये √2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, L√2। नाउ वी नो दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी R इफ़ वी एज्यूम, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इतना, ये हम निकाल लें अगर, तो वो क्या हो जाएगा, देखो R इज इक्वल टू में C/2 होगा, दैट इज़ L√2/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो L√2 है ना, 2 को मैं √2 लिख दूँ, √2 2 ही होता है, √2 मतलब √2 का स्क्वायर, और ये इससे कट गया तो 2 ही बचा।
तो ऐसे लिखने से ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ गया l/√2। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास l/√2। तो अगर ये इतना है तो ये भी l/√2 होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये डायगोनल में ये भी कितना होगा हमारे पास l/√2 है अपॉन में, ठीक है। और ये वाला भी क्या होगा l/√2। डायगोनल की वैल्यू l√2 और डायगोनल के हाफ की वैल्यू कितनी है l/√2। ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। इन सब में आपको पता है एंगल क्या होते हैं, ये वाले 90 होते हैं, ठीक है। और ये इसका हाफ से निकलेगा तो ये 45 बनेगा, और ये सब कितने होते हैं 90 के एंगल होते हैं। क्लियर है। इस चीज़ से अगर नहीं आपको ज़्यादा इतना पता चलता, वह तो पता चल जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन दिमाग में है कि ये कोस साइन से भी क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल लेंगे हम। मान लो ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं मान लो यहाँ पर ये ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। या चलो स्क्वायर ही बना देता हूँ एक, ठीक, ये ऐसे है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये तो है 90। अब यहाँ से इससे एक परपेंडिकुलर डाला मैंने अगर, तो ये पूरी लेंथ तो l है, तो ये l/2 बन गया होगा। इतनी कितनी बन गई होगी l/2, और ये है कितना हमारे पास 90, ठीक है। अब या तो यहाँ इस 90 का हाफ ये 45 एंगल ले लो, या फिर यहाँ पर इस 90 का हाफ ये वाला 45 ले लो। ये 45 लोगे अगर तो साइन में चलेंगी वैल्यू, ये वाला लोगे तो कोस में। देखो कैसे, क्योंकि ये हमें निकालना है। मान लो इसको मैंने r मान लिया, और ये एंगल जो है हमारे पास वो कितना है 45 है। तो वी नो दैट 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है हमें ये बेस हमें गिवन है ना। और ये जो है ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये हमें निकालनी है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज की कहानी किस में होती है, कोस में। तो आप लगा दो कोस 45, बेस कितना है इसमें l/2 और हाइपोटेन्यूज कितनी है r। कोस 45 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो 1/√2 होगी, और ये l/2r, हमें चाहिए r की वैल्यू, ठीक है। तो r को इधर ले जाओ, r इधर ले जाओगे तो l/ ये क्या है 2 है, और ये √2 इधर चला जाएगा, और ये वाले जो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2, ये इससे कैंसिल। तो r की वैल्यू कितनी आ गई l/√2 ही आ गई, जो कि यहाँ से हमने डायरेक्ट ही बता दी थी कि ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा, l/√2 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। सेम अगर आपने एंगल ये वाला ले लेना है 45, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास बेस बन जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की कहानी चलेगी इस केस में। तो वो आप साइन से भी सोल्व करके देख लेना। साइन 45 = में परपेंडिकुलर l/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज r, तो वहाँ साइन 45 की वैल्यू रख देना। क्लियर करके देख लेना, निकल जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखने की क्या बात है कि जो सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होता है स्क्वायर में l/√2 होता है, और इक्विलेटर ट्रायंगल में कितना था r/√3। ये सब बातें आपको क्या है याद होनी चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में जो है टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर, अभी कर लो जितना टाइम वेस्ट करना है इसको सीखने में। आ रही है बात समझ में। बात कर लेते हैं हम थर्ड की बात कर लेते हैं हम पेंटागन की, ठीक है। पेंटागन में ऑब्वियसली बात है 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया ऐसे 5 साइड्स वाला, ठीक है। इस तरीके से ये बना दिया हमने। अब इसमें हमें क्या है रेगुलर ही है, ऑब्वियस सी बात है। लिख देता हूँ पहले तो मैं, ये क्या है पेंटागन है, 5 साइड्स वाला है, रेगुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है सभी साइड्स क्या होंगी इसकी इक्वल होंगी, ऐसे मान लिया हमने। और इसके सेंटर मान लो ये है इसका सेंटर, ठीक है। अब इसके सेंटर से जो मान लो हमें ये दूरी बतानी है, ये वाली हो गई या ये वाली हो गई, ठीक है। ये सब दूरियां बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रही है कहानी, तो ये जो एंगल है इसके अंदर, ठीक है, जो ये एंगल हैं ये वाले, ये एंगल कौन से हैं, ये टोटल 360 है। 360 को डिवाइड करो 5 से, तो कितना बनता है 72 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल है वो कितना बनेगा 72 डिग्री का बनेगा। सभी एंगल 72 डिग्री के बनेंगे, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये 72 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल मान लो 72 डिग्री का है, तो मान लो मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, इस पर मैंने क्या किया एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर डाल दिया तो ये 72 था, तो ये कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। ये 36 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब 36 अगर ये हो गया है, तो इसमें देखो एंगल के सामने वाला क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और ये यहाँ से यहाँ कितना होगा r/2 हो जाएगा, अगर टोटल r है तो ये r/2 हो गया। ये एंगल हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, और गिवन क्या है हमारे पास, ये बताओ एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखो किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन 36, तो परपेंडिकुलर है इसमें r/2, और हाइपोटेन्यूज कितनी मान लो इसको x मान लो, तो ये मैंने x मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें। अब साइन 36 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन आपको साइन 37 की वैल्यू पता है, क्या होती है आपके पास 3/5 होती है, याद है
37, 53 इनकी याद करवाई थी आपको, ठीक है। नहीं पता है तो एक बार देख लेना लेक्चर, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा वेक्टर्स वाले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले किए थे ना, ठीक है, उसमें आप देखना ये बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको ये। क्लियर? चलो इतनी बात समझ में आई। अब देखो ज़रा, ये साइन 36 है अगर हमारे पास, तो 37 के लगभग हम वैल्यू ले लें इसकी 3/5 अप्रोक्सीमेट, तो हमारे पास ये x इधर ले जाएंगे और ये r है 5 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 3 नीचे आ गया, 3 2 ज़ा 6 बन गया। तो ये देख लो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 5/6r ये डिस्टेंस होगा, 5/6r 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 सेंटर से वर्टेक्स का, वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर है, ये डिस्टेंसेस हमें इस तरीके से इसके पता चल जाएंगे पेंटागन के, ठीक है। तो याद रखना बस पेंटागन का सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, 5/6r, r इज़ साइड ऑफ दैट पेंटागन। क्लियर? अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे लास्ट इसमें, हेक्सागन की, ठीक है। हेक्सागन में आप सभी को पता है, रेगुलर अगर हेक्सागन है तो हमें ये पता है 6 तो इसकी साइड्स होती ही हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें एक कहानी आपको समझनी है क्या, कि सेंटर से जो इसके वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो वही होता है जो इसकी साइड होती है। अभी समझ में आ जाएगा, देखो आपको मान लो इसकी साइड कितनी है, मान लो हमने कहा कि r है, ठीक है, तो रेगुलर है तो सभी r होंगी, 6 साइड्स हैं। और यहाँ पर देखो ज़रा, ये आप ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये जो एंगल्स इसके बनते हैं टोटल 360 हैं। 360 को जब आप डिवाइड करोगे 6 से, क्योंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो 60 डिग्री के बनते हैं। तो ये 60 डिग्री के हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी और ये भी 60 डिग्री के हैं। और यहाँ पर जो ये एंगल होता है, क्योंकि इनके इंटीरियर एंगल का सम होता है कितना, 720। तो 720 को जब आप 6 से करोगे, 1 2 3 4 5 6, 720 को जब आप 6 से करोगे ना तो 1 6 2 दा, और ये 120 डिग्री आता है। ये एंगल होते हैं इसके 120 डिग्री के। और सेंटर से ये लाइन जा रही है वर्टेक्स से सेंटर पे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, तो वो ज़्यादा ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। सेम यहाँ पर भी 120 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और इसकी एक साइड r है, तो ये दूसरी भी क्या होंगी, इसकी r ही होंगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो अगर हम इसको x मान रहे थे तो x भी कितना होगा, r के ही इक्वल होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं, बता दो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई कहानी? अब किसी को अगर दिमाग में है कि नहीं जी कोस और साइन से ही बताओ इसकी भी वैल्यू, तो सिंपल है, क्या करो यहाँ पर, क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये 90 डिग्री हो गया और ये बन गया r/2 ये वाली लाइन। तो ऑब्वियस ही बात है ये हमें निकालना है इसके अंदर, है ना। मान लो ये x है, ये कितना है, x है, मान लो ये x है, ये ठीक है, मान लो ये x है, ये वैल्यू चाहिए हमें इस ट्रायंगल में। तो अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूँ, इसको ना करूँ, इस वाले को करूँ, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस बन जाएगा। तो बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है वो किस में निकलता है, कोस में। तो कोस 60 कितना होता है आपके पास, 1/2, बेस है इसमें r/2 और हाइपोटेन्यूज है x। तो 2 से 2 कट गया, x इधर जाएगा, देख लो x r के ही इक्वल आ रहा है। चाहे आप साइन 60 से भी कर सकते हो, अगर ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही, बेस ये बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, p/h साइन 60 करोगे तब भी x = r ही आएगा। करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है जी। समझ में आई बात, याद रहेगी। अब इसमें एक कंसीडर करो कहानी, क्या, ये तो चलो सबको आपको पता चल गया, डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। मान लो इसमें इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो आपसे ये पूछ ले कि एक ये चार्ज है और इस चार्ज पे फोर्स बताओ, तो ये डिस्टेंस नहीं हो गया, ये डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पर तो हो गया सेंटर पे चार्ज है, इससे बताओ फोर्स, इससे बताओ, इससे बताओ, तो ये जो डिस्टेंस हमें पता चल गया कि सेम जो साइड है वही इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन मान लो ये दो वर्टेक्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो ये कैसे करेंगे हम? देखो इसको करने के लिए, देखो ये पता है मुझे ये r है, ये r है, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है हमारे पास, 120 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा कैसे कर सकते हो आप इसको। देखो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से बना सकता हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो। जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एंगल भी 60 बन जाएगा और इधर से ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, 60। समझ पा रहे हो बात को? अब इसको आप दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो एक तो जाएगा ये थीटा के साथ, ये कितना बन जाएगा आपके पास, थीटा के साथ वाला होता है r cos 60, और एक इधर बनेगा आपके पास, ये कितना बन जाएगा, r sin 60, ठीक है। सेम ये वाले के साथ भी यही होगा, ये इधर बन जाएगा r cos 60 और इधर एक बन जाएगा आपके पास r sin 60। तो मुझे इस वाले से तो कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है, क्योंकि ये वाली लेंथ चाहिए मुझे।
तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैसे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं वेक्टर्स, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये भी r sin थीटा है, ये भी r sin थीटा है, क्योंकि ये इस तरीके से बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके पैरेलल ही हैं, ये वाली जो लाइन्स हैं, ठीक है, बन ऐसे गई हैं थोड़ी, लेकिन इसके पैरेलल हैं ये वाली। समझ पा रहे हो बात को? दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, इस r को भी और इस r को भी, तो यहाँ पर भी r sin थीटा बन गया, ये r sin थीटा, मतलब थीटा भी कितना है 60 है, ठीक है ना, 60 है, और ये वाला भी कितना बन गया हमारे पास r sin 60 बन गया। तो r sin 60 प्लस में r sin 60 कितना हो गया हमारे पास 2r sin 60, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें, तो 2r sin 60 कितना होता है आपके पास √3/2, तो कितना हो गया ये r√3। तो दो वर्टेक्स, ठीक है, वैसे तो ये भी है, ये तो साइड का ही हो गया, लेकिन इसको छोड़ें अगर एक अल्टरनेट को लें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपके पास, बताओ, r√3 होगा, कितना होगा r√3। क्लियर है? तो आपसे पूछ ले मान लो इस चार्ज की वजह से इस पे डिस्टेंस, इस चार्ज की वजह से भी इस पे डिस्टेंस, तो इस चार्ज की वजह से भी अगर डिस्टेंस लेगा ये, तो ये भी r, ये भी r, तो ये भी कितना हो जाएगा 2r sin 60 दैट इज़ √3r, ये भी यही हो जाएगा। और यहाँ से अगर पूछ ले तो ये वाला कितना होगा बताओ, ये तो 2r हो जाएगा, बिकॉज ये तो सेंटर आ रहा है, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस r है, ये वाला भी कितना है r है, तो ये तो हो जाएगा 2r। क्लियर है? हुई है बात क्लियर? ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखना जो मैंने आपको बात यहाँ पर बताई है, ठीक है। ये सारी यूज़ होंगी आपकी आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज़ होगी, ग्रेविटेशन में भी यूज़ होगी, पोटेंशियल वाले में भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में वाले में भी होगी, सब क्वेश्चंस में ये यूज़ होने वाले हैं आपके रेगुलर पॉलीगन, ठीक है जी। तो डिस्टेंस अच्छा रहेगा, आप इनको याद कर लो, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक पेज पे लिखते रहो, अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते रहो आप इनके। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।